हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी सेट लॉ का फुल लेंथ टेस्ट 2 करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन है टोटल। इस वीडियो में हम पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारे पास कमेंट आया था कि मैम हिंदी में भी एमसीक्यूज़ कराइए, तो मैंने उनसे बोला था कि नेक्स्ट जो होगा वो हिंदी में भी होगा। ठीक है, तो अब से जो भी टेस्ट होंगे वो बायलिंगुअल होंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस? कानून शास्त्र क्या है? ऑप्शंस देख लेंगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स या फिर स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले और अपने ऑप्शंस एक बार रीड कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, ये एक कानून का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ? कानून का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन देखेंगे। लॉ इज़ बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेंस, लॉ इज़ व्हाट जजेस डू इन रियल लाइफ, और ऑप्शन डी है लॉ इज़ बेस्ड ऑन सोशल कंसेंसस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉ इज़ व्हाट जजेस डू इन रियल लाइफ। ठीक है, कानून वही है जो न्यायाधीश वास्तविक जीवन में करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ठीक है, रियलिस्ट थ्योरी या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं यथार्थवादी सिद्धांत। ठीक है, तो जो कानून का यथार्थवादी सिद्धांत है वो कहता है कि कानून को वैसा ही समझने का सिद्धांत है जैसा कि वो है, ना कि वो जो कानून होना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कानून न्यायाधीशों से निकला है। ठीक है, जो लॉ है वो जजेस से निकला है, इसलिए कानून को अदालत द्वारा किए गए कार्य के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उन प्रोसीडिंग्स को लॉ कहा जाता है। ठीक है, लॉ कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, या फिर ये जो रियलिस्ट थ्योरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है जो कोर्ट के डिसीजंस को समझने में मदद करता है। यहाँ पे लॉ इज़ व्हाट जजेस डू इन रियल लाइफ, यानी कि कानून वही है जो न्यायाधीश वास्तविक जीवन में करते हैं, से मतलब है कि ऐसे कार्य जो न्यायाधीश के द्वारा कोर्ट में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कानून सिद्धांत में कानून का मुख्य स्रोत है? ठीक है, नेचुरल लॉ थ्योरी में मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? ऑप्शंस देख लेंगे। स्टैट्यूट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट, डिवाइन और मॉरल ऑर्डर, और ऑप्शन डी है कस्टमरी लॉ। तो मेन सोर्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, डिवाइन और मॉरल ऑर्डर। ठीक है, दिव्य या नैतिक आदेश जो है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है ज्यूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What does the term positivism in jurisprudence refer to? कानून शास्त्र में सकारात्मकता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देख लेंगे। द बिलीफ दैट लॉ इज बेस्ड ऑन morality, द बिलीफ दैट लॉ इज derived फ्रॉम द ह्यूमन कमांड्स, द बिलीफ इन अ यूनिवर्सल सेट ऑफ मॉरल लॉज, और ऑप्शन डी है द बिलीफ दैट लॉज आर इटर्नल एंड अनचेंजेबल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द बिलीफ दैट लॉ इज derived फ्रॉम ह्यूमन कमांड्स। ठीक है, यह विश्वास कि कानून मानव आदेशों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू HLA हार्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ? HLA हार्ट के अनुसार कानून का प्राथमिक कार्य क्या है? टू इन्फोर्स मोरालिटी, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, टू प्रोवाइड जस्टिस, और टू पनिश क्रिमिनल्स। क्या है प्राइमरी फंक्शन लॉ का? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच थ्योरी सजेस्ट
दैट लॉ इज़ अ कमांड फ्रॉम द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। कौन सा सिद्धांत या सुझाव देता है कि कानून एक संप्रभु का आदेश होता है जिसे दंड द्वारा बल मिलता है? ऑप्शंस देख लेंगे। नेचुरल लॉ थ्योरी, सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म और रियलिस्ट थ्योरी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, विश्लेषणात्मक सकारात्मकता। ठीक है, साथ में आप चेक भी करते जाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट डज द सोशल कंट्रोल थ्योरी ऑफ लॉ एम्फेसाइज? कानून के सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत पर क्या जोर दिया जाता है? ऑप्शंस देख लेंगे। The idea that law is an instrument for the state to control people. Option B, the idea that law is based on the principle of natural justice. Option C, the idea that laws are made by social consensus. और option D है the idea that law is a tool for religious governance. ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही? Option A will be the correct answer. The idea that law is an instrument for the state to control people. यह विचार कि कानून राज्य द्वारा लोगों को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस? सामाजिक कानून शास्त्र का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शंस देख लेंगे। द स्टडी ऑफ लॉ एज अ सेट ऑफ रूल्स, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, द स्टडी ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन और स्टडी ऑफ मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। कानून और समाज के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विथ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक विधि के शुद्ध सिद्धांत से जुड़ा है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आंसर देख लेंगे। हंस केल्सन, जर्मी बेंथम, इमैनुअल कैंट और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हंस केल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विच लीगल फिलोसोफर प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ लॉ एज इंटीग्रिटी इन हिज बुक लॉज एम्पायर? किस विधि दार्शनिक ने अपनी पुस्तक लॉज एम्पायर में विधि के सिद्धांत को अखंडता के रूप में प्रस्तुत किया? ठीक है, आंसर देख लीजिए। ऑप्शंस देखेंगे पहले। रॉस्को पाउंड, जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट, रोनाल्ड डॉर्किन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, रोनाल्ड डॉर्किन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके दो क्वेश्चन निकल के आ गए। पहला ये कि जो थ्योरी ऑफ लॉ को एज इंटीग्रिटी किसने देखा? तो रोनाल्ड डॉर्किन, और ये इनकी बुक भी है यहाँ पे, रोनाल्ड डॉर्किन की, लॉज एम्पायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 11। हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आंसर तो सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 26 नवंबर 1949। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी? ये क्वेश्चन भी सबको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल 14। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शंस आ गए आपको, बाकी 3 है ना, तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका का कार्य नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। कौन सा कार्य नहीं है जुडिशरी का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द यूनियन ऑफ स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य संघ की परिभाषा देता है? तो कहाँ दी है राज्य संघ की परिभाषा? आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 4? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 1. ठीक है, अनुच्छेद ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16. द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन विच बॉडी? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किस संस्था में निहित है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है उनके पद से? द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, द पार्लियामेंट. ये हमें कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कानून का स्रोत नहीं है? आंसर देख लीजिए ऑप्शंस. लेजिस्लेशन, कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, कस्टमरी लॉ. ठीक है, पारंपरिक कानून जो हैं वो प्रशासनिक कानून का स्रोत नहीं है. ठीक है, तो कौन कौन से स्रोत हैं यहाँ पे? लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18. हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख लीजिए. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 19. विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शंस देख लीजिए. आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 128 या फिर आर्टिकल 129? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आर्टिकल 123 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है. याद रखिएगा ये सारे आर्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शंस देख लेंगे. स्ट्रॉन्ग सेंटर, इक्वल पावर्स फॉर यूनियन एंड स्टेट, डुअल सिटीजनशिप और डिवीजन ऑफ पावर्स? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ पावर्स. ठीक है, शक्तियों का विभाजन वो इंडियन फेडरल सिस्टम का एक फीचर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21. अब यहाँ पे हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आ गए हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शंस देखेंगे. नेशनल लॉज, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, रिलीजियस टेक्स्ट या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट? ठीक है, तो क्या है प्राइमरी सोर्स पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का? तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस. ठीक है, संधियाँ और सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक स्रोत है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22. द न्यूरेबर्ग ट्रायल्स वर हेल्ड टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर? न्यूरेबर्ग परीक्षण किसके लिए आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस देखेंगे. वॉर क्राइम्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वॉर क्राइम्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन या फिर टेररिज्म? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं. तो जो न्यूरेबर्ग ट्रायल्स थे वो किसके लिए आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, वॉर क्राइम्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध अपराध के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून के कूटनीतिकरण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शंस देखेंगे. यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लॉ कमीशन या फिर यूरोपियन यूनियन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लॉ कमीशन. अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के कूटनीतिकरण के लिए, कोडिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24. Which principle of international law is associated with the non-interference in the domestic affairs of a state? अंतर्राष्ट्रीय कानून का कौन सा सिद्धांत
राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने से संबंधित है। ऑप्शंस देख लेंगे, सोवरेन इक्वालिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉन इंटरवेंशन या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन इंटरवेंशन, हस्तक्षेप ना करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप साथ में याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा रिवाजी अंतर्राष्ट्रीय कानून कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स फॉर्मल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज, इट इज़ कंसिडर्ड बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स, या फिर ऑप्शन डी है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज लॉ बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का लक्षण नहीं है या फिर विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, इट रिक्वायर्स फॉर्मल अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज। ठीक है, इसे औपचारिक समझौतों या संधियों की आवश्यकता होती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस। ठीक है, यह लगातार राज्य प्रथाओं पर आधारित होता है। इट इज़ कंसिडर्ड बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट, इसे सभी राज्यों पर बाध्यकारी माना जाता है। और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज लॉ बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की 3 विशेषताएं भी पता चल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून से। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस देखेंगे, टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ वॉर, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ वॉर। युद्ध के संचालन को विनियमित करना प्राथमिक उद्देश्य है IHL का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, विच ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कौन सी संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की। ऑप्शंस देखेंगे, द जेनेवा कन्वेंशन, द रोम स्टैट्यूट, द हेग कन्वेंशन, या फिर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द रोम स्टैट्यूट। ठीक है, रोम संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, द जिनेवा कन्वेंशंस प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ। जिनेवा संधियाँ मुख्य रूप से किसकी रक्षा करती हैं। ऑप्शंस देख लेंगे, इकोनॉमिक राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। ठीक है, किसकी रक्षा करती हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवीय रक्षा। कौन सी संधि की बात हो रही है यहाँ पे, जिनेवा कन्वेंशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कॉगेंस इन इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जस्ट कॉगेंस सिद्धांत का क्या अर्थ है। ऑप्शंस देखेंगे, लॉज दैट आर बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, laws that cannot be violated under any circumstances, laws that are only applicable in war situations, या फिर ऑप्शन डी, laws that are negotiable। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, laws that cannot be violated under any circumstances। वे कानून जो किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल है इम्पॉर्टेंट, जस्ट कॉगेंस, इसका अर्थ क्या समझ में आता है कि वो कानून जो किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये प्रिंसिपल हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है R2P प्रिंसिपल की। संरक्षण की जिम्मेदारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शंस देखेंगे, अ स्टेट्स राइट टू इंटरवेन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स, अ ड्यूटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशंस फ्रॉम जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लींजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी,
ऑप्शन सी है स्टेट्स राइट टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, या फिर ऑप्शन डी है अ ड्यूटी ऑफ स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या है R2P प्रिंसिपल? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अ ड्यूटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लींजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी कि वह जनसंहार, युद्ध अपराध, जातीय सफाई और मानवता के खिलाफ अपराधों से लोगों की रक्षा करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे हमारे IPC से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड जनरल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ IPC? भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के तहत कौन सा सामान्य अपवाद मान्य है? ठीक है, कौन सा सामान्य अपवाद है सेक्शन 30 में? ऑप्शंस देखेंगे, एक्सीडेंट इन सेल्फ डिफेंस, ऑप्शन बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऑप्शन सी मिसफॉर्चून और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं सेक्शन 80 के तहत एक जनरल एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। सेक्शन 84 ऑफ IPC प्रोवाइड्स अ जनरल एक्सेप्शन फॉर। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 किसके लिए सामान्य अपवाद प्रदान करती है? ऑप्शंस देखेंगे, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक्सीडेंट ड्यूरिंग लॉफुल एक्ट्स, या फिर पर्सन कमिटिंग क्राइम्स अंडर ड्यूरेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मानसिक विकार वाले व्यक्ति के लिए सेक्शन 84 में सामान्य अपवाद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 87 ऑफ IPC? भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद नहीं है? ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान में रख के आपको आंसर करना है एग्जाम में। ऑप्शंस देखेंगे, कंसेंट टू हार्म इन अ माइनर वे, कंसेंट टू डेथ, consent to an act that is lawful, consent to bodily harm with a reasonable belief in its legality। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंसेंट टू डेथ, मृत्यु के लिए सहमति, ये एक अपवाद नहीं है अंडर सेक्शन 87 ऑफ IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ इन केस ऑफ बॉडीली हार्म? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में शारीरिक हानि के मामले में ईमानदारी से किया गया कार्य का अपवाद दिया गया है? कौन से सेक्शन में दिया है? ऑप्शंस देखेंगे, सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 90 या फिर सेक्शन 91। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, सेक्शन 88। ठीक है, धारा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सेक्शन 93 ऑफ IPC डील्स विथ। भारतीय दंड संहिता की धारा 93 किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मिस्टेक ऑफ लॉ, या फिर एक्ट डन अंडर कंपल्सन। तो सेक्शन 93 IPC किससे डील करता है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक किया गया संचार। किससे रिलेटेड है? सेक्शन 93 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। सेक्शन 304 ऑफ IPC डील्स विद द पनिशमेंट फॉर। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किसके लिए दंड निर्धारित करती है? ऑप्शंस देख लीजिए, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, हत्या नहीं होने वाली प्रकट हत्या। चलिए अब आप कमेंट से बताइए कि सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विथ अटेम्प्ट टू मर्डर? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या के प्रयास से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, सेक्शन 305, सेक्शन 307, सेक्शन 308 या फिर सेक्शन 309। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 307। ठीक है, धारा 307 जो है हत्या के प्रयास से, अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत किसे दंडनीय माना जाता है? ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ऑप्शन बी कॉजिंग हर्ट बाय कॉमन इंजरी, ऑप्शन सी अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर ऑप्शन डी इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज ड्यूरिंग अ राइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ठीक है, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना, ये हमें दिया है सेक्शन 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ ग्रीवियस हर्ट अंडर द आईपीसी। भारतीय दंड संहिता के तहत कौन सी चोट गंभीर मानी जाती है, ग्रीवियस मानी जाती है? ऑप्शंस देख लेंगे हम। परमानेंट ऑफ लॉस ऑफ साइट इन वन आई, टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग, अ स्मॉल कट ऑन द स्किन, या फिर माइनर बर्न इंजरी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, परमानेंट लॉस ऑफ साइट इन वन आई, एक आंख की स्थायी दृष्टि हानि। ठीक है, एक बार आप लोग अपनी आईपीसी की बुक खोल के रिपीट कर लीजिएगा कि ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या आता है। हर्ट की डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 319 में, और ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 320 आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी डील्स विद द पनिशमेंट फॉर। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 किसके लिए दंड निर्धारित करती है? ऑप्शंस देख लेंगे। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, या फिर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। ठीक है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। क्या पनिशमेंट दी गई है कि इम्प्रिजनमेंट होगा ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। क्या टर्म दिया है? इम्प्रिजनमेंट होगा आइदर डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, जो कि 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और जो फाइन होगा यहाँ पे वो 1000 रुपीज़ का हो सकता है, या फिर दोनों से ही पनिशेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अब यहाँ पे टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ अ टॉर्ट। ठीक है, टॉर्ट का कौन सा यहाँ पर आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे। ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन, या फिर क्रिमिनल इंटेंट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्रिमिनल इंटेंट, आपराधिक इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स नेग्लिजेंस रेफर्स टू। अकृत्य विधि में लापरवाही का क्या मतलब है? ऑप्शंस देख लेंगे। इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग, फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, उचित देखभाल करने में असफलता। ठीक है, लापरवाही का क्या मतलब है? उचित देखभाल करने में असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, द कंसेप्ट ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी मीन्स। प्रतिनिधि दायित्व का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। होल्डिंग अ पर्सन लाइबल फॉर देयर ओन एक्शंस, होल्डिंग अ पर्सन लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ अनदर, लाइबिलिटी बेस्ड ऑन फॉल्ट, या फिर लाइबिलिटी फॉर स्ट्रिक्ट टॉर्ट्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, होल्डिंग अ पर्सन लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ अनदर। ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉर्ट बट नॉट अ क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान है लेकिन अपराध नहीं है? ऑप्शंस देख लेंगे। थेफ्ट, डेफमेशन, मर्डर, या फिर किडनैपिंग। तो कौन सा है टॉर्ट लेकिन वो क्राइम नहीं है? तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, डेफमेशन, मान हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, इन टॉर्ट लॉ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाइज व्हेन। अप्रत्य कानून में कठोर दायित्व तब लागू होता है जब, ऑप्शंस देख लीजिए। अ पर्सन हैज़ इंटेंशनली कॉज्ड हार्म, अ पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस इवन विदाउट फॉल्ट, ऑप्शन सी है देयर इज नेग्लिजेंस इन्वॉल्व, और ऑप्शन डी है द डैमेज वॉज एक्सीडेंटल। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, अ पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस इवन विदाउट फॉल्ट। किसी व्यक्ति को बिना दोष के भी क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46,
Under the Consumer Protection Act 1986, a consumer dispute can be resolved by उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता विवाद को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? कंज्यूमर फोरम, लोकल पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर कोर्ट ओनली? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following is a consumer protection agency under the Consumer Protection Act 1986? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी है? ऑप्शंस देख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, हाई कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर CBI? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिला मंच। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द कंसेप्ट ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी अप्लाइज व्हेन? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई दोष नहीं होने पर दायित्व का सिद्धांत तब लागू होता है जब देयर इज एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, एन एक्सीडेंट ऑकर्स ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द व्हीकल इज इंश्योर्ड बट द ड्राइवर इज एट फॉल्ट, और ऑप्शन डी है देयर इज एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ और इंजरी रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, देयर इज एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ और इंजरी रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट। दुर्घटना में मृत्यु या चोट होती है दोष के बावजूद। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो नो फॉल्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट है वो कब लागू होता है? जब गलती की परवाह किए बिना दुर्घटना में मृत्यु या चोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। Under Section 140 of Motor Vehicle Act 1988, a person is entitled to compensation under no fault liability in case of मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 140 के तहत एक व्यक्ति को कोई दोष नहीं होने पर दायित्व के तहत मुआवजा मिलने का अधिकार है जब ऑप्शंस देख लेंगे, इंजरी और डेथ कॉज्ड बाय अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रैफिक वायलेशंस या फिर डिफेक्टिव व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंजरी और डेथ कॉज्ड बाय अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मोटर वाहन दुर्घटना के कारण चोट या मृत्यु होती है। ठीक है, तो कब कंपनसेशन मिलेगा? जब मोटर वाहन दुर्घटना के कारण चोट या मृत्यु होगी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का सेशन का, क्वेश्चन नंबर 50। अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा समझौता प्रतिबंधित है? ऑप्शंस देखेंगे, अग्रीमेंट्स दैट कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, अग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट्स बिटवीन टू बिजनेसेस टू इंक्रीज प्राइसेस, और ऑप्शन डी है अग्रीमेंट्स मेड फॉर चैरिटेबल पर्पजेस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अग्रीमेंट्स दैट कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। वे समझौते जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।